रूस के अंदर यूक्रेन ने फिर किया है अटैक। सेवास्तोपोल में यूक्रेनी यूएवी अटैक हुआ है। यूक्रेन ने सेवास्तोपोल में ऑयल डिपो को टारगेट बनाया। यूक्रेनी हमले के बाद ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई। ये देखिए उस हमले के बाद की ये तस्वीर है जिसमें पूरा ऑयल डिपो कैसे धू-धू कर जल रहा है। ये देखिए यूक्रेन ने ऑयल डिपो को टारगेट करके यहां पर हमला किया है और उसके अंदर इस ऑयल डिपो में यह बड़ा हमला बताया जा रहा है। और इस यूक्रेनी हमले के बाद देखिए उस ऑयल डिपो की क्या हालत हो गई। पूरा ऑयल डिपो आग के शोलों में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। और आइए सेवास्तोपोल में यूक्रेनी हमले से जुड़े कुछ फैक्ट्स पर भी नजर डालते हैं। जल्दी से देखते हैं क्या बड़ी बातें हैं। तो टारगेट सेवास्तोपोल क्रीमिया का सबसे बड़ा शहर। सेवास्तोपोल में रूस का बड़ा सैन्य बेस मौजूद है। यूक्रेन लगातार क्रीमिया की वापसी की बात करता रहा है। पहले भी सेवास्तोपोल को टारगेट कर चुका है यूक्रेन। तीन बड़े सवाल हैं यहां पर। क्या यूक्रेन ने तेज हुए रूसी हमलों का जवाब दिया है? क्या सेवास्तोपोल पर हमला ज़ेलेंस्की को बहुत भारी और महंगा पड़ेगा? क्या क्रीमिया में अटैक के बाद पुतिन हमले और तेज करेंगे? क्या पुतिन की तरफ से किसी बड़े बदले की कार्रवाई की जाएगी? सीधे चलेंगे डोनेस्क, जहां पर मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, पल पल किस तरह से हालात बदल रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए चूंकि 30 अप्रैल वो तारीख है जिसके बाद से काउंटर ऑफेंसिव और जोर पकड़ेगा, लेकिन उसका बिगुल तो बज ही चुका है। कल हमने देखा कि डोनेट्स्क में किस तरह से 40 के करीब में रॉकेट आकर गिरे और 9 लोगों की मौत हुई। वहीं दूसरी तरफ सेवास्तोपोल के में ऑयल डिपो पर जिस तरह से हमला हुआ, हालांकि रूस की तरफ से ये कहना है कि सेवास्तोपोल के ऑयल डिपो पर जो ये हमला हुआ है, इस तरह के इंडिविजुअल इंसिडेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो फिर क्रीमिया के पुल पर हो या फिर मस्कोवा वॉरशिप पर हो या फिर इस तरह के ऑयल डिपो पर। लेकिन बात इससे आगे बढ़ने वाली है। बात यह है कि अब यूक्रेन की सेना जेपोरेजिया और खेरसॉन के मैदानी इलाके से होते हुए सेवास्तोपोल तक पहुंचने की तैयारी कर रही है और इसीलिए रूस भी काफ़ी एक्टिवेट हो गया है। रूस की तरफ से भी दनादन यहाँ से गोले दागे जा रहे हैं। मकसद ये है कि किसी भी हालत में यूक्रेन की सेना को किसी भी रास्ते से, मैं खुद बताऊं जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां से मैं रोड के जरिए क्रीमिया तक पहुंचा था, तो उस रोड से होकर ही अभी यूक्रेन की सेना क्रीमिया तक पहुंचने का ख्वाब देख रही है और जिसे रोकने के लिए रूस पूरी ताकत के साथ जुटने वाला है। साफ तौर पर मनीष, जो कब्जाए हुए इलाके हैं जिसका रूस दम भरता है, वहां पर अटैक और ज्यादा है। आपने कल डॉनबास डोनेस्क इलाके से तस्वीरें दिखाई, अब आज सेवास्तोपोल, जहां पर रूस ने एक बड़ा टारगेट किया है और यूक्रेन को ध्वस्त करने की ये एक और आजमाइश है। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। मेजर जनरल राज जी द्विवेदी सर हमारे साथ जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। सबसे पहले मैं सर आपके पास आ रही हूँ जी द्विवेदी सर, ये जो इस वक्त कहा जा रहा है 30 अप्रैल, ये आपको लगता है एक हवा है या फिर रूस ये बता चुका है इस तरह के हमले दिखाकर या ट्रेलर दिखाकर कि ये तो पिक्चर अभी बाकी है, 30 अप्रैल आने तो दीजिए, या तो 30 अप्रैल होगा या तो फिर उसके बाद और तेज होगा हमला? देखो, आम पब्लिक ये समझती है कि जब एक विसल बजेगी उसके बाद काउंटर ऑफेंसिव शुरू हो जाएगा। ये ऐसी बात नहीं है। ये काउंटर ऑफेंसिव की जो पहले एक ओपनिंग शॉट्स होते हैं, यानी कि पर्दा धीरे धीरे उठता है। अभी आप देख रहे हैं कि पर्दा उठ रहा है और इस समय यूक्रेन की ये मंशा है कि ये युद्ध को दक्षिण की तरफ ले जाया जाए। क्या होता है ये काउंटर ऑफेंसिव? क्या होता है काउंटर ऑफेंसिव? होता है कि जब आप एक ऑफेंसिव हुआ, आक्रमण हुआ, आपने आक्रमण को रोका, फिर आपने पलटवार किया, तो ये काउंटर ऑफेंसिव पलटवार है। क्योंकि आप देखो, एक साल युद्ध चला, युद्ध एक धीमा हो गया। बिल्कुल द्विवेदी सर, और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है। और इसी बड़े मेजर काउंटर ऑफेंसिव को लेकर वार्न किया गया था। खबर आई थी 30 अप्रैल से यूक्रेन की तरफ से। अब देखिए यूक्रेनी अटैक, हेलीकॉप्टर का जोरदार एक्शन, और आप इसे इसी काउंटर ऑफेंसिव से जोड़कर देख सकते हैं। ईस्टर्न फ्रंट पर रूसी ठिकाने को टारगेट पर लिया गया है। यूक्रेनी अटैक में रूस को भारी नुकसान की खबर है, तो टारगेट है ईस्टर्न फ्रंट यूक्रेन का ही, जहां पर रूस ने कब्जा किया हुआ है।
एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के ओमान और इप्रो में रूस का जबरदस्त अटैक हुआ है। रूस ने 24 घंटे में कम से कम 20 मिसाइलें दागी हैं। इस मिसाइल हमले में रिहायशी इलाकों में भयंकर तबाही मची है। एक रिहायशी बिल्डिंग में 3 साल के बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। देखिए युद्ध कितना विध्वंसक होता जा रहा है, जिसमें अटैक में रिहायशी इलाके भी तबाह हो रहा है। लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि बाखमुत में भी, जो कि पूरा शहर, पूरा इलाका खंडर में तब्दील हो गया, वहां पर भी कई लोगों की मौत हुई थी। कई लोगों ने उस शहर को छोड़ दिया, पूरा वीरान हो गया वो शहर। लेकिन अब जो काउंटर अटैक और काउंटर ऑफेंसिव अटैक की बात हो रही है, उस हमले में इस वक्त क्या हालात हैं वो भी आप देख रहे हैं। रिहायशी इलाके में ये गोलीबारी और उसमें एक मासूम की मौत और बाकी 4 लोगों की मौत। आइए रूस के नए हमलों से जुड़ी डिटेल्स पर गौर कर लेते हैं कि इस हमले में क्या क्या हुआ है। आपको समझाते हैं इस वीडियो वॉल के जरिए। पूरे यूक्रेन में रूस ने हमले काफी तेज कर दिए हैं और ये देखिए, इन तस्वीरों को भी गौर से देखते रहिए और डिटेल देखिए। पूरे यूक्रेन में रूस ने हमले तेज कर दिए हैं और उस हमले के बाद की तस्वीर क्या निकल कर आ रही है, देखिए। निप्रो और ओमान को लगातार टारगेट किया जा रहा है। यह यूक्रेन में रूसी विध्वंस की ये तस्वीरें हैं। जब उस रिहायशी इलाके में, उस बिल्डिंग में जब अटैक किया गया, उसके बाद की तस्वीर। रूस ने इन 2 शहरों में कम से कम 20 मिसाइलें दागी हैं। 20 मिसाइलें। ओमान में रूसी हमलों में 4 लोगों की मौत हुई है और ये देखिए, अलग अलग शहरों में 24 घंटे में 4 बच्चों समेत 25 लोगों की मौत हो गई। आप समझिए कि ये तस्वीरें क्या बयां कर रही है, आंकड़े क्या कह रहे हैं। कीव पर भी रूस ने बीती रात कई मिसाइलें यहां पर दागी हैं। कीव पर दागी गई 11 मिसाइलों को गिराने का हालांकि यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है। मनीष लगातार हमें वहां से पूरी रिपोर्ट, पूरी पिक्चर हम तक पहुंचा रहे हैं। मनीष, हम बार बार ये कह रहे हैं 30 अप्रैल को यूक्रेन कोई बड़ा अटैक करेगा, बड़ा अटैक करेगा, लेकिन उससे पहले तो रूस तबाही मचा रहा है और उसमें मासूमों की भी जान जा रही है। देखिए, मासूमों की जान तो जा रही है। अगर मैं कहूं तो मैं खुद गवाह हूं। जब मैं कल यहां से रिपोर्टिंग कर रहा था और मेरी आंखों के सामने में एक बस धू धू कर जल पड़ी, जिसमें 8 निर्दोष लोग जलकर मारे गए। वो इसलिए क्योंकि यूक्रेन ने उस बस पर रॉकेट दागे थे। और आप सोचिए कि अगर रूस ने ऐसा किया होता तो फिर शायद अब तक यूक्रेन और अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के दरवाजे पर धरना दे रही होती कि देखिए यूक्रेन ने, रूस ने कैसे बस को जला दिया, उसमें पैसेंजर मारे गए। तो खैर ये सब युद्ध के हालात हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 30 अप्रैल से पहले ही बिगुल बज चुका है। जैसे कि द्विवेदी सर बहुत सही कह रहे थे, ऐसा नहीं है कि 30 अप्रैल को एक मुहूर्त निकलेगा और उसके बाद शुरू करेंगे। उससे पहले ही दोनों तरफ से जोरदार हमले शुरू हो गए हैं और उसका गवाह मैं हूं। उस शहर में, जिस शहर में मैं मौजूद हूं, यहां पर 40 रॉकेट एक साथ आकर गिरे हैं। डोनेट्स्क में और शहर के अलग अलग हिस्से में मैंने जाकर खुद वो तबाही देखी है। तो दोनों तरफ से अगर मैं कहूं तो आक्रमण शुरू हो गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये आक्रमण और अधिक बढ़ेगा, क्योंकि रूसी अथॉरिटी भी मुझे ये कहते हैं कि यूक्रेन की तरफ से भी बहुत तेज हमला होना है, इसलिए यहाँ सावधानी के साथ रहना जरूरी है। जी, बड़े काउंटर ऑफेंसिव के लिए यूक्रेन तैयार है। रूस से अपने इलाकों को खाली कराने की तैयारी में जुटा है यूक्रेन। पश्चिम से मिले सैन्य साजो सामान मोर्चे पर तैनात कर रहा है यूक्रेन। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर का यह बहुत बड़ा ऐलान है कि रूस ने जिन जिन इलाकों पर कब्जा किया हुआ है, या रूस दावा कर रहा है, उन सारे इलाकों को फिर से वापस कब्जा मुक्त करवाएगा यूक्रेन। और इसके लिए जो वेस्टर्न कंट्री से जो हथियार मिले हैं उसका इस्तेमाल करेगा, उसे मोर्चे पर तैनात कर रहा है। तो देखिए, आपको 2 दिन पहले का वेस्ट की तरफ से वो बयान याद होगा, जब ये क्लियर कर दिया गया था कि जो साजो सामान, जो हथियार चाहिए थे यूक्रेन को, वो सप्लाई पूरी हो गई। यानी कि वो तमाम हथियारों से अब लैस हो चुका है यूक्रेन, जो उसको चाहिए थे इस मेजर काउंटर ऑफेंसिव के लिए। तो अब तैयारी कैसी है, किस तरह से हथियारों को तैनात किया जाएगा यूक्रेन की तरफ से वॉर फ्रंट पर, आइए देखते हैं यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने और क्या कहा है और इसका मतलब क्या है। पहले आप बयान देख लीजिए। ओलेक्सी रेजनिकोव, डिफेंस मिनिस्टर यूक्रेन के, बोल क्या रहे हैं, रूस के खिलाफ किसी भी वक्त काउंटर ऑफेंसिव शुरू कर देगा यूक्रेन। बड़ी स्ट्राइक्स को अंजाम दिया जाएगा।
पश्चिम से मिले टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से रेडी मोड पर है। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं ओलेक्सी, यूक्रेन के 5वें हिस्से पर रूसी कब्जा, हम अपनी पूरी जमीन खाली करवाएंगे। एक बार फिर से यह बात दोहराते हुए, जैसे ही हमारे कमांडोज की हरी झंडी मिलेगी हम ये काम शुरू करा देंगे, यानी वो इलाके जहां पर उसने कब्जा किया खाली कराना शुरू करेंगे। सहयोगी देशों से यूक्रेन को मिले हथियार आयरन फिस्ट का काम करेंगे। तो ये बात यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं। यूके देवनाथ सर, मेरा सवाल आपसे है, यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ओलेक्सी का इतना बड़ा दावा, वो अभी जो क्षमता है यूक्रेन की उससे आगे बढ़कर बोल रहे हैं, या फिर वाकई में वेस्ट ने, नाटो ने इतना लैस कर दिया है यूक्रेन को कि उस पर विश्वास, उसे खुद पर विश्वास आ गया है कि वो तमाम इलाकों को खाली करा देगा? करुणा, ऐसा हमें समझना पड़ेगा कि अगले 2-3 महीने में शायद ज़ेलेंस्की को अमेरिका के दबाव में आस्ते आस्ते बातचीत करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि उसके पहले ही, यानी बातचीत के पहले ही वो अपने हारे हुए क्षेत्रों को जीत ले। उन्होंने 2-3 बार पिछले 6 महीने में ऐसा डिक्लेयर किया है और अब यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर भी बोल रहे हैं कि हम उन हारे हुए क्षेत्रों को वापस ले लेंगे। अब उनका सारा ध्यान जो है वो क्रीमिया की तरफ है। उनको 1500 बख्तरबंद गाड़ियां मिल चुकी हैं, 275 से ज्यादा टैंक मिल चुके हैं। उन्होंने 9 आर्मर्ड ब्रिगेड्स को, जो कि सेल्फ सपोर्टेड हैं, आर्टिलरी और टैंक से, उनको दक्षिण में तैनात करना शुरू कर दिया है। शायद ये अटैक 2 प्रोंग में होगा। एक प्रोंग में वो अटैक करेंगे ज़ैपोरोजिया से, ताकि दोनेत्स्क से जो लैंड रूट है क्रीमिया को कनेक्शन करने वाला, उसको ज़ैपोरोजिया से आगे बढ़कर काट दें। और दूसरा प्रोंग अटैक होगा जो कि खैरसोन के रीजन से हो सकता है और कम से कम मेन क्रीमिया की तरफ होगा। देखिए, अभी कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं वॉर जोन से जो वही संकेत दे रही हैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के लिए काम इतना आसान भी नहीं है। आइए अब समझते हैं कि यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी के बीच और क्या कुछ चल रहा है, क्या घट रहा है। तो पुतिन का माइंड गेम, इसको समझते हैं। यूक्रेन की सैन्य तैयारी को देखते हुए रूस ने हमले अचानक से तेज कर दिए हैं। यूक्रेन को डिफेंस में उलझाकर रूस बड़े हमले का मौका नहीं देना चाहता। यूक्रेन पर हमले तेज कर रूस उसके सैनिकों का मनोबल तोड़ रहा है। यह भी कोशिश हो सकती है। रूस को पता है कि अगर एक बार यूक्रेन आक्रामक हो गया तो चुनौती बढ़ जाएगी। पिछले करीब 48 घंटों में यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रिकॉर्ड हमले हुए हैं और यहां तक कि कीव को भी टारगेट किया गया। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े। मनीष, पुतिन को, रशियन सेना को पूरी तरह से अंदाजा है कि क्या हो सकता है। शायद वही कारण है कि पहले से ही ऑफेंसिव हो रहे हैं, ज्यादा अटैक्स कर रहे हैं, कीव तक को टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, रूस के अथॉरिटी को, रूस की सेना को, रूस के इंटेलिजेंस को पूरी जानकारी है। बल्कि उन्होंने मुझे भी ताकीद की थी जब मैं मॉस्को से डोनेट्स्क आ रहा था कि किन इलाकों में जाते समय सावधानी बरतनी है, क्योंकि वहां पर यूक्रेनियन फोर्सेस जमा हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उन्हें पता है कि यूक्रेन कहां किन किन इलाके से अपना अटैक कर सकता है और उसी हिसाब से तैयारियां भी की रही है। देखिए, यूक्रेन के रक्षा मंत्री चाहे जितने भी दावे करें, हकीकत यह है कि आज की तारीख में यूक्रेन के जिन हिस्से को रूस ने अपने में विलय कर लिया है, या जहां पर रूस का डोमिनेंस है, उससे रूस को पीछे धकेलने के लिए यूक्रेन को पूरे यूरोप की सेना के साथ उतरना होगा। तब शायद जाकर कई महीने लगे। इतना बड़ा लंबा सा इलाका रूस के कब्जे में है और वहां पर रूस की सेना की मौजूदगी मैंने अपनी आंखों से देखी है। मैंने खुद 50,000 से ज्यादा सैनिकों को यहाँ सैकड़ों टैंकों के साथ देखा है। ये बात सच है कि यूक्रेन को अभी फिलहाल 1500 के करीब में बख्तरबंद गाड़ियां मिल गई है, 250 से अधिक टैंक मिल गए हैं। लेकिन इससे आप एक इलाके पर तो हमला कर सकते हैं, लेकिन पूरा इलाका जो रूस के तो मनीष, लेकिन जो यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं, इतना विश्वास उनको आ गया है कि वो तमाम इलाकों को खाली करवा देंगे, तुरंत ही करवा देंगे, ये कहां से आ रहा है? बहुत क्विक। बिल्कुल देखिए, वैसे तो यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर की कुर्सी मुश्किल से जाते जाते बची है, तो अब उन्हें वही बातें बोलनी है जो जेलेंस्की अब तक बोलते रहे हैं, और जब तक वो बोलते रहेंगे तब तक उन्हें मदद भी मिलती रहेगी, तब तक उनकी कुर्सी भी बची रहेगी। जमीन पर हालात बदल चुके हैं। मैं खुद डोनेट्स्क आया हूं और यहाँ पर बहुत कुछ बदल चुका है और रूस धीरे धीरे और अधिक मजबूत हो गया है। ठीक है, मनीष बने रहा हमारे साथ। इस बीच खबर यह है, काउंटर ऑफेंसिव के लिए यूक्रेन पहुंच चुके हथियार। नेटो ने 98% हथियार डिलीवर कर दिए। यूक्रेन को आर्म सप्लाई पर नेटो चीफ का यह बहुत बड़ा बयान सामने आया। स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि यूक्रेन को ज्यादा हथियार से ही शांति स्थापित होगी।
बड़ी बात है कि नेटो कह रहा है कि 98% हथियार जो हैं वो यूक्रेन को डिलीवर हो चुके हैं। आइए देखते हैं यूक्रेन की काउंटर ऑफेंसिव की तैयारियां और उसे हथियार देने पर नेटो चीफ ने और क्या कुछ कहा है। नेटो किस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर यूक्रेन के साथ है। यूक्रेन 100% तैयार है और यूक्रेन को अधिक से अधिक हथियार देना ही विकल्प है। ज्यादा हथियार देने से ही यूक्रेन में शांति बहाल होगी। नेटो से यूक्रेन को अब तक 1500 आर्म व्हीकल मिले हैं, 1500 आर्म व्हीकल मिले हैं। नेटो के देशों ने कुल मिलाकर 230 टैंक यूक्रेन को दिए हैं। नेटो ने अपने वादे के 98% हथियार डिलीवर कर दिए हैं। यूक्रेन मजबूत होगा तभी पुतिन पर समझौते का दबाव भी बढ़ेगा। मजबूत यूक्रेन रूस के खिलाफ समझौते के वक्त मजबूत रहेगा, ये जेन्स स्टोल्टनबर्ग की तरफ से कहा गया है। द्विवेदी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो बयानबाजी चल रही है, बेशक पूरा सपोर्ट सिस्टम, पूरा बैकबोन यूक्रेन की नेटो सपोर्ट कर रहा है, 98% तक डिलीवर किया जा चुका है और 100% तक टारगेट है। क्या बताता है, क्या युद्ध चलता रहेगा अनिश्चितकालीन तक? इसका कोई अंत नहीं है? नहीं, युद्ध तो अभी और तेज होगा क्योंकि अभी काउंटर ऑफेंसिव चलेगा। तो इसमें दो बातें, जब आप स्टेटमेंट देते हैं तो एक पॉलिटिकल एम होता है, एक मिलिट्री एम होता है। तो पॉलिटिकल एम है कि हम सारे इलाके को खाली कराएंगे, मिलिट्री एम है मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो हैं उनको पकड़ेंगे। तो दोनों साथ साथ चलते हैं। और दूसरी बात है, जो हथियार मिले हैं इसमें यूक्रेन की लिमिटेड ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है, यानी कि वो पूरा फुल फ्लेजेड ऑफेंसिव नहीं कर सकते, उनका लिमिटेड ऑफेंसिव होगा और मिलिट्री टारगेट की तरफ जाएंगे। लेकिन सर एक क्विक कमेंट की, एक साल से ज्यादा के समय के बाद भी अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना, एक बड़े हमले की तैयारी करना, इसको आप कैसे देखते हैं यूक्रेन के लिहाज से? देखिए, मैं 2-3 बात कहना चाह रहा हूँ। एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन है, एक मिलिट्री सॉल्यूशन है। जेलेंस्की का तो अभी कहीं कोई नहीं, जेलेंस्की ने सी जिनपिंग से बात किया, कहीं ना कहीं एक तरीके का रास्ता खोलने का प्रयास किया गया है। लेकिन आप ये बात मान के चलिए कि मिलिट्री सॉल्यूशन, क्योंकि काउंटर ऑफेंसिव, एक बहुत बड़ा काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन की तरफ से खड़ा किया गया। नाटो ने जो 98% डिलीवरी किया, 250 टैंकर दिए, बख्तरबंद दिए, तो आप मान के चलिए कि काउंटर ऑफेंसिव मिलिट्रीली तैयार किया जा रहा है। लेकिन आप दूसरी तरफ की तैयारी देखेंगे कि रशिया भी मिलिट्रीली अपने आप को मजबूत कर रहा है। और वो मनीषा बतला रहे हैं सर, 30% आर्म्स का प्रोडक्शन बढ़ा है, आप ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और हर तरीके से तो कहीं पर भी। और ठीक है, सशक्त करता हुआ रूस खुद को नजर आ रहा है। बिल्कुल। और एक और बड़ी खबर है, इन अटैक्स के बीच, इन हमलों के बीच कीव में फंसे दो बड़े राजनेता, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति फंसे हैं। दोनों राष्ट्रपतियों ने होटल के अंडरग्राउंड में शरण ली हुई है। लगातार अटैक्स हो रहे हैं। रूस के भीषण हमलों के बीच दोनों राष्ट्रपति फंसे हुए हैं। अब इन्हें दोनों को निकालने के लिए एक सेफ जोन में पहुंचाने की बड़ी कवायद हो रही है। दोनों नेता के कई कार्यक्रम भी रोकने पड़े हैं। उधर वॉर जोन में एक्शन में यूक्रेनी Su-25 रशियन पोजीशन पर आसमान से हमला हो रहा है। यूक्रेन के 2 Su-25 ने हमले को अंजाम दिया। S-13 अनगाइडेड मिसाइल से यहां पर बड़ा अटैक किया गया है। मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। मनीष, 30 अप्रैल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन रूस ने कई इलाकों को जो पहले टारगेट किया है, शायद स्ट्रेटेजी ये है कि यूक्रेन को इतना उलझा दो कि वो आगे 30 तारीख को जो उसकी प्लानिंग है उस पर असर पड़े। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी हिसाब से रूस ने हमले किए हैं। रूस ने वॉर जोन में भी, फ्रंट लाइन पर भी अपना एंगेजमेंट काफी अधिक बढ़ा दिया है। हालांकि पलटवार यूक्रेन की तरफ से भी हो रहा है। डोनेट्स्क में हमने देखा ही कि किस तरह 40 के करीब रॉकेट गिरे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 30 अप्रैल से पहले ही दोनों तरफ से हमले बहुत तेज हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि जिस ऑफेंसिव का हम बात कर रहे थे वो शुरू हो चुका है। अब उसके अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के स्केल हैं, लेकिन अभी बड़ा ऑफेंसिव अगले 48 घंटे में हमें दिखाई दे सकता है, जब यूक्रेन की तरफ से कोई एक पर्टिकुलर इलाके पर। तो आप कह रहे हैं कि शुरुआती इंडिकेशंस तो वही लग रहे हैं जिसका अनुमान जताया जा रहा था। मनीष भारद्वाज सर, क्विक कमेंट कोई? मैं ये कहना
कर रहा हूं, लेकिन ये युद्ध जा किधर रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो आ रही है कि बिलो दी बेल्ट हिट हो रहा है, यानी कि रिहायशी इलाकों पे ह्यूमैनिटेरियन जो एक अटैक हो रहा है, वो एक चिंता का विषय है। इंटरनेशनल लीडर्स फंसे हुए हैं। दूसरा चिंता का विषय है कि यानी कि अब जो युद्ध है ये स्ट्रेटजी से नहीं, एकदम ब्लाइंडली और एक दूसरे पे अटैक और काउंटर अटैक हो रहा है। उसमें क्या कोलेटरल डैमेज हो रहे हैं, बाकी डैमेज हो रहे हैं, ताकत का प्रदर्शन हो रहा है और ये बढ़ रहा है, ये इंटेंस हो रहा है, ये इंटेंस हो रहा है। बिल्कुल वही संकेत हैं। और देखिए, इस बीच बड़े काउंटर ऑफेंसिव से पहले ही यूक्रेन का कॉन्फिडेंस हिला दिख रहा है। यूक्रेनी सैन्य अधिकारी का चौंकाने वाला बयान आया, रूस से मुकाबले की हालत में हम नहीं हैं, पश्चिम से मिले हथियार हमारे लिए काफी नहीं है, यानी और हथियारों की वो बात कह रहे हैं। आर्म्स को लेकर ये यूक्रेन का शुरू से ही रहा है कि हमें हथियार और ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए। और अब देखिए, 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है एक बड़े हमले की तैयारी, और फिर भी वही बात। तो यूक्रेन का लगातार कॉन्फिडेंस पश्चिम के देश नेटो तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन को और मदद चाहिए, और हथियार चाहिए, और ये काउंटर ऑफेंसिव का प्लान बनाने के लिए, रणनीति बनाने के लिए यूक्रेन को और मदद चाहिए, तो सपोर्ट और चाहिए। और क्या कुछ यूक्रेन ने डिमांड रखी है, और बिग वॉल के जरिए आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि यूक्रेनी सैन्य अधिकारी के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है, क्या बोला गया है। यूक्रेन का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। क्यों? पश्चिम से मिले हथियार मुकाबले के लिए काफी नहीं है, ये इनफ नहीं है, और चाहिए। रूसी फोर्स के पास अभी भी एडवांटेज है, रशियन फोर्स के पास भारी आर्टिलरी मौजूद है, ये कहा गया है। इसके अलावा रूस के पास टैंक, हेलीकॉप्टर्स और जेट्स का जखीरा है, ये कहा गया है। ये कहा गया है कि हम उनका मुकाबला राइफल से नहीं कर सकते, हमें और चाहिए, हमें जमीन पर हेवी हथियार और आसमान से सपोर्ट चाहिए, हमें सपोर्ट सिस्टम हमारा और मजबूत होना चाहिए। रशियन फोर्स को पीछे धकेलना काफी मुश्किल इस वक्त हो रहा है। तो यूक्रेनी ऑफिसर की जो बातें हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में जो छपी हैं वो हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन में कब्जे वाले इलाकों के लिए व्लादिमीर पुतिन का सख्त फरमान। यूक्रेन में कब्जे वाले इलाके के नागरिकों को लेनी होगी रूस की नागरिकता, ये क्लियर कट कह दिया गया है। रूस की नागरिकता ना लेने वालों को कर दिया जाएगा वहां से डिपोर्ट, यानी कि एक तरह से वार्निंग भी और साथ ही साथ मैंडेटरी मैसेज जारी कर दिया गया है कि कैसे वो इलाके ज़ापोरिज़िया से लेकर खैरसॉन, पूर्वी यूक्रेन के इलाके जहां पर रूस का कब्जा हो गया, जिनका विलय कर लिया गया है, अब उनके जो नागरिक है उन्हें बाकायदा रशियन सिटीजनशिप लेनी होगी। रवि, बिल्कुल। और देखिए, ये एक अलग सी स्ट्रैटेजी है पुतिन की। एक तरफ तो युद्ध की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जिन इलाकों में रूस का नियंत्रण है वहां भी अब पूरी तरह से उसे एक तरीके से सोवरन स्टेटस में लाने की कोशिश की जा रही है। आइए अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन के ऑर्डर की पूरी डिटेल देखते हैं, विस्तार से समझते हैं कि इस आदेश में कहा क्या गया है, क्या बड़ी बातें इस आदेश की, जल्दी से समझते हैं। देखिए, डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ापोरिज़िया और खैरसॉन, इनको लेकर यह आदेश है। इन 4 जगहों के नागरिक ध्यान दें, ये इस आदेश में कहा गया कि ये जो 4 जगह है वहां के नागरिकों के लिए ये बातें कही गई हैं। आपके पास 2 ही विकल्प है, 2 चॉइसेस पुतिन की तरफ से उनको दिया गया है। रूस की नागरिकता ले लें, नंबर 1, ऐसा न करने पर डिपोर्ट किए जाने के लिए तैयार है, यानी कि इन इलाकों से आपको हटा दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। इसकी डेडलाइन भी दे दी गई है, जुलाई 2024, बहुत ज्यादा समय नहीं है। इस तारीख के बाद रूसी नागरिकता न लेने वालों को विदेशी नागरिक माना जाएगा और ऐसे नागरिकों को नियमों के तहत रूस की जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा, यानी रूस से उन्हें हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े। मनीष, बहुत स्ट्रैटेजिक मूव है ये पुतिन का, वॉर के ठीक बीचों बीच वो लोग जो प्रो यूक्रेन हैं उनके लिए क्या ये एक बड़ा संकट है? देखिए रवि, चूंकि ये चारों इलाके अब टेक्निकली रूस ने अपने में विलय कर लिया है और इसे रूस अब अपना अंग मानता है, इसे रूस की नई टेरिटरी मानता है और यहाँ के लोगों को रूस अपना पासपोर्ट दे रहा है। डोनेट्स्क और लुहांस्क की बात करें तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कम से कम 98%, 99% लोगों ने वो रूसी पासपोर्ट ले लिया है। खैरसॉन और ज़ापोरिज़िया में अभी भी लोगों को ये लगता है कि क्या पता कहीं यूक्रेन का फिर से कब्जा हो जाए, और वैसी स्थिति में इसीलिए वो इंतजार कर रहे हैं। तो ये आदेश उनके लिए है। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ के लोगों की आप ट्रेजेडी देखिए कि जो भी लोग 30 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उन्होंने अब तक 4 पासपोर्ट बनवाए हैं। एक ज़माने में वो सोवियत संघ के नागरिक हुआ करते थे, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट LPR के नागरिक बने, इससे पहले वो यूक्रेन के नागरिक थे और अब वो रूस के नागरिक बने। यानी मेरी उम्र या आपकी उम्र के लोग अब तक 4 पासपोर्ट बना चुके हैं। तो इनका कहना है पासपोर्ट बनाने की क्या
को लेकर क्या हड़बड़ी है, क्या पता अगला पासपोर्ट किसी और देश का बनाना पड़े। बिल्कुल, या तो फिर आप रूस के रहिए या फिर बाहर निकलिए। ये सीधा और सख्त 2-2 कहा जा चुका है रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से। साउथ चाइना सी में चीन का खतरनाक एक्शन। साउथ चाइना सी में आमने सामने चीन और फिलीपींस। फिलीपींस के शिप को चीन के 2 जहाजों ने घेर कर रोका। कुछ फीट की दूरी पर आ गए दोनों देशों के शिप। एक चीनी शिप बेहद खतरनाक तरीके से पेश आया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार यहां भी एक तनाव की स्थिति है। ताइवान तो है ही, लेकिन ये फिलीपींस के साथ एक अजीब सी स्थिति चीन की नजर आई है समंदर के बीचों बीच। दरअसल चीन जो है वो ब्लैक सी में अपनी बादशाहत चाहता है और इसी को लेकर के यहां पर भी एक बड़ा टेंशन जोन है। और ये देखिए उसी की बानगी है कि यहां पर चीनी जहाज यहां पर आ गया। अब देखते हैं फिलीपींस के पास चीन की ये पूरी हरकत आखिर है कि आपको वीडियो वॉल के जरिए समझाते हैं। ये देखिए साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी को देखिए। चीन के जहाज फिलीपींस की शिप के 150 फीट करीब आ गए। अब ये देखिए समंदर में जो बादशाहत की जंग चल रही है। रूटीन पेट्रोल पर था फिलीपींस का जहाज, लेकिन चीनी जहाज 150 फीट के दायरे में आ गया। सेकंड थॉमस शोएल आइलैंड के पास चीन ने किया यह दुस्साहस, जहां पर वो पहुंचा, जहां पर उसका लोकेशन था। ये देखिए सेकंड थॉमस शोएल आइलैंड पर फिलीपींस मिलिट्री का कब्जा है वहां पर, और ठीक वहां पर चीन का शिप वहां पर आ जाता है। इस आइलैंड पर कई देश करते रहे हैं अपना अपना दावा। पूरे साउथ चाइना सी को अपना इलाका मानता है चीन। ये उसकी दादागिरी है। अपनी मुख्य भूमि से 1500 किलोमीटर तक चीन करता है दावा कि ये पूरा जो 1500 किलोमीटर का एरिया है ये उसका है। चीनी रवैये से फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे देशों को इससे खतरा है। ये देखिए वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई की संप्रभुता को भी इससे खतरा है, जो चीन चाहता है कि इस पूरे समंदर में उसका राज हो।